सावित्रीबाई फुले, भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सातारा जनपद के पुणे के पास एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उस समय समाज में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित थी। इसी परंपरा के अनुसार उनका विवाह मात्र 9 वर्ष की आयु में अपने से 13 वर्ष बड़े ज्योतिराव फुले से हुआ। उस समय सावित्रीबाई के लिए विवाह केवल एक ऐसा समारोह था जिसमें सुंदर व्यंजन, खेल कूद और उत्सव होते थे। उनके परिवार का उपनाम फुले इसलिए पड़ा क्योंकि वे फूलों की खेती और विक्रय का कार्य करते थे। सावित्रीबाई फुले की प्रारंभिक शिक्षा नहीं हो पाई थी क्योंकि वे खेतों में कार्य करती थीं। विवाह के बाद जब वे अपने पति के घर आईं, तब महात्मा ज्योतिराव फुले ने उन्हें पढ़ाना शुरू किया। स्वयं ज्योतिराव फुले जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तब समाज की वर्चस्ववादी, सामंतवादी और रूढ़िवादी शक्तियां उनके विरुद्ध थीं। एक बार तो उन्हें अपने ही एक मित्र की शादी में अपमानित भी किया गया, जिससे उन्हें गहरा दुख पहुंचा। इसी पीड़ा ने उन्हें यह संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया कि वे महिलाओं और शोषित वर्गों को शिक्षित करने के लिए विद्यालयों की स्थापना करेंगे। सन 1848 में उन्होंने पुणे में बालिकाओं के लिए पहला विद्यालय स्थापित किया। यह कार्य आसान नहीं था। समाज के अहंकारी और रूढ़िवादी वर्गों ने स्कूल खोलने का कड़ा विरोध किया। न तो उन्हें भवन उपलब्ध कराया गया, न ही अध्यापक अध्यापिकाओं की व्यवस्था में सहयोग किया गया। हर कदम पर अड़चनें डाली गईं। ऐसे कठिन समय में गफ्फार शेख ने अपना मकान देकर उनकी सहायता की। सावित्रीबाई फुले को स्वयं उनके पति ने शिक्षित किया और वे भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। इस महान कार्य में उन्हें फातिमा शेख का भी पूर्ण सहयोग मिला, जिन्होंने सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए लड़कियों की शिक्षा के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। सावित्रीबाई फुले ने न केवल शिक्षा का दीप जलाया, बल्कि उन्होंने महिलाओं को आत्मसम्मान, समानता और स्वतंत्रता का मार्ग दिखाया। वे आज भी नारी शिक्षा, सामाजिक न्याय और समानता के प्रतीक मानी जाती हैं। केवल चेन्नई में एक विद्यालय ईसाई मिशनरी ने केवल खोला, तो उन्होंने बड़ा काम किया और लोगों ने बहुत सी बातें बता दी हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि कठिन परिस्थितियों में उन पर साधन नहीं थे। जो प्रतिक्रियावादी, वर्चस्ववादी, मन वाली ताकतें थी, वो लगातार कहती थी कि तो गोविंद राव जी इनके पिताजी थे और उनसे लगातार ये कह रही थी कि आपका बेटा तो तुम्हारे परिवार को पूरे को नर्क में धकेल रहा है, तुम्हें शिक्षा का कहाँ अधिकार है? तुम शिक्षा ले रहे हो, नर्क में जाना चाहते हो क्या? गोविंद राव ने इनकी पत्नी को, सावित्रीबाई फुले जी को और महात्मा फुले को घर से निकाल दिया कि तुम हमें, हमारे घर को बर्बाद कर रहे हो, हम नर्क में चले गए। कितना रूढ़िवाद था, कितना कुरीतियां कि वहाँ शिक्षा प्राप्त करने को कह रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने काम किया, स्वयं का काम किया और जो पैसा बचता था उस पैसे से स्कूल संचालित करते। इन्हें किराए का मकान भी नहीं मिलता। गफ्फार बेग ने इन्हें किराए का मकान दिया, तब जाकर चलाया है। लेकिन आज क्या परिस्थितियां हैं? आज जैसा वक्ताओं ने सही बात कही कि शिक्षा का प्रचार प्रसार हमारे देश में बहुत हो रहा है, लेकिन रूढ़िवाद और पाखंड पूरा फन फैलाए। कहाँ समाज जो है विकसित हो पाया, कहाँ मानसिक गुलामी खत्म हो पाई? हम लगातार मानसिक गुलामी के शिकार, लगातार हम पाखंड में फंसे हुए, शोषण मुक्त हम समाज नहीं बना पा रहे। कहाँ बराबरी हुई? महिलाओं की कहाँ बराबरी हुई? तो इन चीजों को हमें समझना होगा और बताना होगा लोगों को। आज स्थिति यह है कि 21वीं सदी में 65 लाख से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं और बात कर ये स्कूल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में 81,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए और 65 लाख छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया। हम कहाँ खड़े हैं? और रोज यहाँ पाखंड है,
रोज रोड़ेबाज कर रहा है। तो इस स्थिति को समझना होगा। हम महापुरुषों का जन्मदिन और पुण्यतिथि इसलिए नहीं मनाते हैं, हम इसलिए मनाते हैं कि जागरूक समाज बनाना। और खासकर हमारा बहनों से निवेदन है, बेटियों से निवेदन है कि पाखंड से निकलिए, उन लोगों के बहकाव में मत आइए। जो बात तर्क की कसौटी पर ठीक हो उसे माने, जो अतार्किक बात है, जो झूठ है, उसे कभी मत मानो। तभी हम सावित्रीबाई फुले को श्रद्धांजलि देने के असली अधिकारी हो सकते। नहीं तो आप मना लीजिए, हमने यहाँ पर आयोजन रख दिया और आपने भाषण सुन लिया और चले गए और अमल नहीं किया। एक कदम अगर चले नहीं तो हम सही दिशा में काम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आज से नहीं, हजारों साल से शिक्षा पर आक्रमण हुआ, हजारों साल से अशिक्षित बनाने का काम हुआ कि असली बात को उनको खत्म हो। यहाँ वैचारिक संकट हो गया। हम रोज सुनते हैं कि एनसीआर में प्रदूषण बहुत है, लोग सांस नहीं ले पा रहे। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ तो वैचारिक प्रदूषण बहुत ज्यादा फैल गया। वैचारिक प्रदूषण इतना ज्यादा है कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। हमें विचार से उच्च होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ये बात कि क्या हमारे मानवता के हित में क्या बात है। उन्होंने कभी नहीं देखा, सावित्रीबाई फुले ने, कि ये ब्राह्मण है या ये बनिया है या कौन सी जात के लोग हैं। जसवंत को उन्होंने ब्राह्मणी का बेटा जसवंत को गोद लिया और जिसे डॉक्टर बनाया उन्होंने, और डॉक्टर बनाया और उस डॉक्टर जसवंत ने इनके साथ मिल करके लोगों की सेवा की। डॉक्टर जसवंत प्रसूत गृह बनाया, जो आज बता रहे हैं लोग। बच्चों को जहां पर रखा जाता है वो क्रेच कहते हैं उसे सावित्रीबाई फुले ने 200 साल पहले बना दिया। तो कितना उच्च विचार था, हमें समझने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ आप लोग आए हैं और बहुत समय नहीं लेना चाहता, बात तो बहुत करना चाहता हूँ मैं। मेरे मन में बहुत पीड़ा और दर्द है, क्योंकि यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन नहीं हो पा रहा। ये लोग सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन के अग्रदूत रहे। महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले ने ये सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ी, जिसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इन्हें तीसरा गुरु माना। ज्योतिराव फुले को तीसरा गुरु माना गया। और सावित्रीबाई फुले तो एक उदाहरण है, बेजोड़ महिला जो आप तक नहीं पैदा हुई कि समाज की परिवर्तन का काम कर सके। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, केवल निवेदन करना चाहता हूँ, और खासकर बहनों से, कि आप लोग जरा पाखंड से थोड़ा अगर अपने बच्चों को निकाल देंगी, दूर कर देंगी, तो हमारा ये प्रयास उपाधि है वो आज तक अभी तक किसी और किसी नारी को नहीं मिल पाई। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें हम प्रथम शिक्षिका के नाम से हम जानते हैं कि वो हमारे देश की प्रथम शिक्षिका हैं, जिन्होंने बालिकाओं के लिए बहुत बहुत बड़ा काम किया है। और समाज में जितनी भी कुरीतियाँ थी, विषमताएँ थी, रूढ़िवादिता थी, जैसे सती प्रथा हो गई, इन सब का विरोध किया। उन्होंने एक विरोध आंदोलन चलाया, विशेषकर नारियों के लिए, कि जब 18वीं सदी में नारियों को जब घरों में बंद करके रखा जाता था और उनकी शादी बहुत ही कम उम्र में हो जाती थी, और जब उनके साथ कोई दुर्घटना घट जाती थी, जैसे उनके पति का देहांत हो जाता था, तो उनके साथ उनको भी जला दिया जाता था। उस कुरीति के खिलाफ उन्होंने विरोध किया। इसलिए सावित्रीबाई फुले को नारी आंदोलन की जननी भी माना गया है, कि उन्होंने नारियों के लिए, नारियों को समाज में सम्मान दिलाने के लिए विशेषकर एक आंदोलन रचा, जिससे आज जब हम पूरे समाज में जब बालिकाओं को देखते हैं तो बहुत हमने विकास किया है, कि आज बालिकाएं शिक्षित हो रही हैं, वो समाज को समझ रही हैं, उन्हें क्या करना है। आज वो इतनी फोकस्ड है कि आज हम अगर बात करें तो भारत की बेटियां
भारत की बेटियां आज बहुत बड़े ऊंचे मुकाम पा रही हैं। हाँ, सब कुछ है, नया है। नेक्स्ट सवाल पर देश की जनता को अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? लेकर आने तो साथ ही लेकर जाना। नए साल पर मैं सभी को ये संदेश देना चाहूँगी कि जो बीत गया वो बीत गया, जो आ रहा है हमारा जो नया साल है, हम ऐसा समाज बनाएं जिसमें कोई भी विषमताएं ना हो। समाज में सभी लोग खुशी सौहार्द के साथ रहें। कोई ये जातिवाद या हम कहें कि जैसे समाज में नए साल में सभी लोग मिलकर सभी देशवासियों को नव वर्ष की बधाई देना चाहता हूँ कि आपके जीवन में संपन्नता आए, सुख समृद्धि आए और समाज में आप सद्भाव, भाईचारा, प्रेम और सहयोग की भावना से काम करके देश और समाज और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को करवाएंगे और मजबूत बनाएंगे। शहर में जैसे कि आपने कई लाइब्रेरियाँ बना रखी हैं, तो अब आने वाले वर्ष में बच्चों को क्या ऐसी सुविधा देने जा रहे हैं कि जिससे कि उनको कुछ और जो ना सुविधाएं मिले? प्रतियोगी छात्रों के लिए जी, हमारे यहाँ विशेष प्रबंध है। चाहे वो IAS की तैयारी हो, BCS की तैयारी हो, CPMT, PMT की हो, इंजीनियरिंग की हो, किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी के लिए जो भी पुस्तक छात्र और छात्राओं की मांग होती है उसे हम 7 दिन के अंदर पूरा करने का प्रयास करते हैं और उन्हें उपलब्ध कराते हैं। और आज भी जी, हमारा उद्देश्य यही है कि उन्हें किसी प्रकार की पुस्तक की दिक्कत न हो, परेशानी न हो, वो पूर्ण तैयारी करके अपनी परीक्षा दें, प्रतियोगी परीक्षा, और सफल तो मेरी लगभग शुभकामनाएं। लगभग शहर में आपकी कितनी लाइब्रेरियाँ हैं और कहाँ कहाँ जिससे कि स्टूडेंट आपसे रब्ता कर सकें? शहर में 7 लाइब्रेरी हैं। जी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नाम पर वैशाली में, संत कबीर निःशुल्क पुस्तकालय और वाचनालय श्याम पार्क मेन, महात्मा ज्योतिराव फूले निःशुल्क पुस्तकालय और वाचनालय, रेलवे रोड साहिबाबाद स्टेशन बाईपास के सामने, भगवान बुद्ध निःशुल्क पुस्तकालय और वाचनालय, नंदग्राम मेन बाजार, विजय सिंह पथिक निःशुल्क पुस्तकालय और वाचनालय, ओपरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस निःशुल्क पुस्तकालय और वाचनालय, धनपत कॉलोनी राजबाग पसंडा और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम निःशुल्क पुस्तकालय और वाचनालय ग्राम पसुंडा गरिमा गार्डन के अंदर संचालित हो रहा। और आजमगढ़ में प्रधान जी विश्राम यादव निःशुल्क पुस्तकालय और वाचनालय अपना काम करता है। ज्योतिबाई फूले जी के ऐसे कौन से कार्य हैं जिनकी वजह से उनको आज याद किया गया? महात्मा ज्योतिराव फूले ने अनुकरणीय और प्रेरणादायक काम किया है। उन्होंने 1848 में प्रथम महिला विद्यालय की स्थापना की और महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, जो समाज में उपेक्षित थी, पीड़ित थी, और महिलाओं के लिए पूरे देश में कोई भी ऐसा विद्यालय नहीं था, और उन्होंने वो विद्यालय खोला। उसके बाद लगातार उन्होंने 5 विद्यालय महिलाओं के लिए खोला, और उन्हें विद्यालय खोलने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनकी मदद
गफ्फार शेख ने, फातिमा शेख ने किया। उनकी पत्नी सावित्री बाई फुले जो प्रथम शिक्षिका हैं, उनका साथ प्रथम शिक्षिका फातिमा शेख ने भी दिया। और लगातार उन्होंने समाज के अंदर रूढ़िवाद, पाखंड, शोषण के विरुद्ध संघर्ष किया। लगातार उन्होंने समाज के अंदर जागरूकता पैदा करने का काम किया और लोगों की सहायता की, मदद की। जैसे बाल विवाह का विरोध किया, विधवा विवाह का उन्होंने समर्थन किया कि विधवाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए उनकी शादी और ब्याह होना चाहिए, और उन्होंने उसे करके दिखाया। और साथ में वो